इत्र और इतिहास की नगरी में आपका स्वागत है। इत्र और इतिहास की नगरी कान्यकुब्ज नवसृजित जिला जो कि 18 फरवरी 1997 को कन्नौज ईसा की 6ठी सदी के उत्तरार्ध से लेकर 12वीं सदी ईसवी के अंत तक उत्तर भारत की महत्वपूर्ण अग्रणी नगरों में से एक था। कन्नौज लगभग 600 वर्षों तक उत्तर भारत का केंद्र बिंदु था। कन्नौज जिसके कई नाम हैं, इन नामों से पता चलता है कि कई शासक कन्नौज में शासन किए होंगे। कुसिक, गाधीपुरी, गाधीनगर, कुशस्थली, कुसुमपुर, इंद्रपुर, महोदय, कन्याकुब्ज, कान्यकुब्ज, कनौज, कन्नौज। अब इस जिले को कन्नौज के नाम से जाना जाता है। यहां मौर्य काल से ही ये जिला विकसित रहा। शुंग काल, कुषाण काल, गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल में भी ये समृद्ध जिला रहा। उत्तर भारत में मौर्य वंश और गुप्त वंश के बाद पाटलिपुत्र का महत्व समाप्त हो गया। कन्नौज उत्तर भारत का केंद्र बिंदु रहा, जहां मौखरी वंश, पुष्यभूति वंश, गहड़वाल, गुर्जर प्रतिहार वंश और गहड़वाल वंश पुष्पित पल्लवित हुए। 9वीं सदी ईस्वी में कन्नौज, जहां पश्चिम में के गुजरात और राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार शक्ति, पूर्व बंगाल में पाल शक्ति और दक्षिण यानी दक्कन में राष्ट्रकूट शक्ति, इन शक्तियों के मध्य त्रिकोणात्मक शक्ति संतुलन का केंद्र बन गया था कन्नौज। जिस प्रकार मौर्य युग से लेकर गुप्त काल तक पाटलिपुत्र पटना का शासक भारत का सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट माना जाता था, उसी प्रकार हर्षोत्तर काल में कान्य कुब्जाधिपति को शक्ति का प्रतीक माना जाता था। मौर्य वंश से गुप्त वंश, मौर्योत्तर काल के बाद पाटलिपुत्र का महत्व कम हो गया। हर्षवर्धन के काल से उत्तर भारत में कन्नौज का महत्व बढ़ा। हर्षोत्तर काल में कान्य कुब्जाधिपति को शक्ति का प्रतीक माना जाता था। कन्नौज संग्रहालय समिति ने 25 फरवरी 1975 को कन्नौज में संग्रहालय की स्थापना की। कन्नौज संग्रहालय में प्रागैतिहासिक अस्थि उपकरण, महाभारत कालीन स्लेटी भूरे चित्रित पात्र, उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड यानी काले मिट्टी के बर्तन, पाटल मुद्रा, सील, सिक्के, मृग मूर्ति, हाथी दांत की स्थलाकृतियां, कलाकृतियां, मनके, पाषाण प्रतिमाएं संग्रहित हैं, जिसमें विशेष रूप से रावणानुग्रह भैरव रूप में विस्पान, तपस्वनी, पार्वती, कार्तिकेय, नृत्य गणेश, विष्णु, विश्वरूप विष्णु, हरिहर, सूर्य प्रतिमाएं, ब्रह्मा, अग्नि देवी प्रतिमाएं, महिषासुर मर्दनी दुर्गा, ऐसी महिषासुर मर्दनी दुर्गा जी और शांति रूप दुर्गा, चामुंडा, सप्त मातृका,
जब आप म्यूजियम में प्रवेश करते हैं तो सप्त मातृका पहले मिलेगी। नवग्रह तीर्थंकर प्रतिमाएं संग्रहित है। यह संग्रहालय प्रतिहार काल की कलाकृतियों के लिए विश्वविख्यात है। कन्नौज संग्रहालय समिति ने 25 फरवरी 1975 को कन्नौज में एक संग्रहालय की स्थापना की। वर्ष 1995 में संस्कृति विभाग द्वारा इस संग्रहालय को अधिग्रहण करने का निर्णय शासन द्वारा किया गया और 29 फरवरी 1996 को पुरातत्व संग्रहालय को शासकीय संग्रहालय घोषित करते हुए राजकीय पुरातत्व संग्रहालय का रूप प्रदान किया गया। कन्नौज संग्रहालय का नवीन भवन बनकर तैयार हो गया है, जिसमें संग्रहालय का संचालन किया जा रहा है। इसे लोग दुनिया भर से लोग देखने आते हैं। कन्नौज के पुरातात्विक संग्रहालय में कई प्रकार की मिट्टी की प्रतिमाएं हैं, जो प्राचीन काल के में कन्नौज, मथुरा, काशी और कौशाम्बी जैसे कला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध थी। मौर्य युग से यह पूरी तरह विकसित इलाका था। यहाँ मिले मिट्टी के मॉडल से पता चलता है कि यह प्राचीन समय का एक बहुत ही प्रगतिशील जिला था। यहाँ तक कि ऐतिहासिक चीनी आगंतुक वैन सांग ने भारत की अपनी यात्रा के दौरान इस जिले की प्रशंसा की है। कन्नौज में मौखरी वंश ने भी शासन किया है। कन्नौज में मौखरी वंश की स्थापना 510 ईस्वी में हरिवर्मन ने की थी और मौखरी लोग गुप्तों के सामंत थे। ये मूलतः गया जिला बिहार के निवासी थे और मौखरी वंश की स्थापना उत्तर गुप्त काल के पतन के बाद हुई थी और इस वंश के अधिकतर लोग कन्नौज, उत्तर प्रदेश और बड़वा राज्य, जो बड़वा क्षेत्र पड़ता राजस्थान में, फैले हुए। एक शाखा यहाँ मौखरी वंश थी। मौखरी वंश की एक शाखा कन्नौज में थी। 3री सदी में इनका प्रमाण मिलता है। मौखरी वंश के राजाओं का उत्तर गुप्त काल के चौथे शासक कुमार गुप्त के साथ भी युद्ध हुआ था और इस युद्ध में ईशान वर्मा ने मौखरी वंश के शासकों से मगध प्रदेश छीन लिया था। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई और शासन किया। कन्नौज का प्रथम मौखरी वंश का शासक हरिवर्मा था और हरिवर्मा ने 510 ईस्वी में शासन किया था। उसका वैवाहिक संबंध उत्तर वंशीय राजकुमारी हर्षगुप्ता या हर्षगुप्त के साथ हुआ। ईश्वर वर्मा का विवाह उत्तर गुप्त वंशीय राजकुमारी उपगुप्त से के साथ हुआ और इनका शासन कन्नौज तक ही सीमित रहा। ये उसका विस्तार नहीं कर पाए थे मौखरी। यह राजवंश 3 पीढ़ियों तक शासक रहा। हरदा से प्राप्त लेख में यह स्पष्ट होता है कि सूर्य वर्मा ईशान वर्मा का छोटा भाई था। अवंती वर्मा इस वंश का सबसे शक्तिशाली तथा प्रतापी राजा था और इसके बाद मौखरी वंश का जो है अंत हो जाता है। ग्रहवर्मन अंतिम होते हैं शासक। ईशान वर्मन का एकमात्र उत्तराधिकारी ग्रहवर्मा था या वर्मन थे, जिसे उसके राज्यारोहण मतलब शासन सत्ता संभालने के तुरंत बाद गुप्तों ने हरा दिया और उसे मार डाला था। उनके बहनोई थे हर्षवर्धन ने लगभग 606 में गुप्तों को बाहर निकाल दिया और इस तरह मौखरी साम्राज्य पर नियंत्रण हासिल कर लिया और इसके बाद मौखरी परिवार गुमनामी में खो गया। कन्नौज से मौखरी वंश इस तरीके से ग्रहवर्मन अंतिम शासक के रूप में
यहाँ वर्धन वंशावली की बात करें तो पुष्यभूति जो है इसके संस्थापक रहे हैं। नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन जो थे 600 से 606 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। इनकी राजधानी थानेश्वर रही है। इनके दो पुत्र थे, एक राज्यवर्धन थे। इन्हें राज्यवर्धन को जिन्होंने 606 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन के बाद शासन किया था, बंगाल के शासक जो थे शशांक द्वारा इनका वध किया गया। गौड़ साम्राज्य का शासक था। हर्षवर्धन जो थे वो उन्होंने 606 से लेके और 647 तक शासन किया है। राजश्री जो हैं वो ग्रहवर्मन की पत्नी थी। मौखरी वंश में इनकी शादी हुई थी। पुष्यभूति वंश की थी। प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी। इनके दो भाई हैं, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। इसमें राज्यवर्धन जब आए तो मालवा का राजा था देवगुप्त। जब देवगुप्त ने ग्रहवर्मन को हरा दिया, कन्नौज पर शासन मार दिया ग्रहवर्मन को, तो उसी दौरान राज्यवर्धन जो है वो वहाँ से अपनी बहन को कारागार से मुक्त कराने के लिए कन्नौज आ रहे थे। तो रास्ते में युद्ध होता है। मालवा के शासक जो है देवगुप्त को वो हरा के मार देते हैं। लेकिन होता क्या है, बंगाल का जो शशांक होता है शासक, उसने राज्यवर्धन का वध कर दिया। अब हर्षवर्धन को राज्यवर्धन के उत्तराधिकारी के रूप में कन्नौज आना पड़ा। अपनी बहन को उन्होंने जंगलों से ढूंढा। उसके बाद उन्होंने कन्नौज की शासन सत्ता संभाली। ग्रहवर्मन जो हैं पति हैं राजश्री के, मालवा के उत्तरगुप्त शासक देवगुप्त ने इन पर कन्नौज पर हमला करके और इनको ग्रहवर्मन की हत्या कर दी थी, जो कि अंतिम शासक थे मौखरी वंश के। बात मौखरी राजवंश की ही चल रही है, थोड़ा और समझते हैं। मौखरी वंश जो है, हरिवर्मा को मौखरी वंश का जनक माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। ईशान वर्मन मौखरी वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के भी चलवाए थे। हरहर अभिलेख बाराबंकी उत्तर प्रदेश में मिलता है। और ईशान वर्मा ने गौड़ आंध्रो शुल्कों को पराजित किया था। गौड़ का शासक था गोपचंद्र और आंध्र राजा था विष्णुकुंडीन वंश और शुलिक पश्चिमोत्तर सीमा के हूड़ थे। ईशान वर्मन ने मगध पर भी अपना शासन स्थापित किया और इसका प्रमाण महाशिवगुप्त के अभिलेख सिरपुर में मिलता है, जो मध्य प्रदेश के रायपुर में मिला है। चंद्रगुप्ता के पुत्र जो कुमार गुप्त थे ने ईशान वर्मन को प्रयाग के निकट पराजित किया। इसका प्रमाण नवादा के निकट बिहार से प्राप्त आफसगढ़ अभिलेख में मिलता है। शर्ववर्मन जो कि 576 से 580 तक रहते हैं, दूसरा महान शासक रहा है मौखरी वंश का। इस शासक के अनेक सिक्के व असीरगढ़ से एक मोहर प्राप्त हुई है। शर्ववर्मन ने हर्षवर्धन के साथ मिलकर पश्चिमी सीमा जो है गौड़ों को हराया था पश्चिमी सीमा में। इसके बाद अवंती वर्मन आते हैं। इन्होंने 580 से लेकर 600 ईस्वी तक शासन किया है। 580 से 600 मौखरी वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक। उसने विरासत में प्राप्त राज्य की सुरक्षा की और पुष्यभूति वंश के प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह अवंती वर्मन के पुत्र ग्रहवर्मन से किया था और पुष्यभूति और मौखरी वंश के संबंधों से उत्तर भारतीय राजनीति में थानेश्वर और कन्याकुब्ज के राजाओं को सर्वाधिक शक्तिशाली बना दिया था। ये संबंध ही था जिसने पुष्यभूति वंश जो है हरियाणा के आसपास वाला रीजन हो गया,
और ये जो कन्नौज वाला रीजन है उत्तर भारत में, ये सबसे मजबूत निकल के सामने आया। और इसके राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में जो सबसे पहले चली आ रही थी और तीव्र हुई, और इससे उत्तर गुप्त शासक मालवा के देवगुप्त और बंगाल के गौड़ शासक शशांक को संगठित होने का एक अवसर मिला, और इन दोनों राज्यों में मैत्री बढ़ी। और इस समय ये दो गुट उभर कर सामने आ गए, और मौखरी वंश के अंतिम शासक जो गृहवर्मन थे और राजश्री के पति जिनके कोई संतान नहीं थी, मालवा शासक और बंगाल के शशांक, मालवा शासक देवगुप्त थे उत्तर गुप्त काल के, और बंगाल के शशांक ने कन्नौज पर हमला कर दिया और गृहवर्मन की हत्या कर दी, राजश्री को कारागार में डाल दिया। वहीं पुष्यभूति के जो शासक थे राज्यवर्धन, हर्षवर्धन के भाई जो थे, वो आए थे अपनी बहन को, क्योंकि देवगुप्त ने गृहवर्मन को मारा था, राज्यवर्धन ने उस पर अटैक कर दिया देवगुप्त पर जो कि मालवा का शासक था, और उसकी हत्या कर दी। लेकिन ये हम पहले जान चुके हैं कि बंगाल का शासक जो है शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी, और इसके बाद अपने भाई की हत्या के बाद हर्षवर्धन सत्ता में आए थे। इसके बाद अपने भाई की हत्या के बाद जब हर्षवर्धन आए तो अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या के बाद हर्षवर्धन सत्ता में आए। वह अपने भाई और अपने जीजा गृहवर्मन की मौत का बदला लेने और अपने राज्य के क्षेत्र का विस्तार करने के मिशन पर निकल पड़े थे, जो राज्य विस्तार भी करना था। सैन्य विजय और रणनीतिक गठबंधनों के माध्यम से हर्ष ने एक विशाल सैन्य विजय क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व बढ़ाया, जिसमें वर्तमान उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश का भाग ये भी सम्मिलित है। हर्ष अपने प्रशासनिक कौशल और परोपकारी शासन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई कल्याणकारी जो उपाय लागू किए और व्यापार, कृषि और शिक्षा को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया था। हर्ष कला, साहित्य और संस्कृति के संरक्षक थे और स्वयं एक विद्वान और कवि भी थे। उनका जो दरबारी कवि थे बाण भट्ट और नाटककार थे बाना जैसे प्रसिद्ध बुद्धिजीवियों से सुशोभित था। उनके यहाँ ऐसे विद्वान भी रहा करते। हर्षवर्धन जो है वो प्रारंभ में शैव यानी कि भगवान शिव के उपासक थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। हर्षवर्धन के शासनकाल को उनके दरबारी कवि बाण भट्ट द्वारा रचित साहित्यिक कृति है एक हर्षचरित। हर्ष का इतिहास इसमें है में अच्छी तरह से प्रलेखित किया है। और एक गृहवर्मन के ही छोटे भाई होते हैं सुचंद्र वर्मा। इन्होंने जब हर्ष का देहावसान हो जाता है तो 647 से 664 तक इन्होंने भी शासन किया था। इसके प्रमाण जो मिलते हैं रोहतागढ़ से एक मुद्रा मिली है। तो गृहवर्मन की मृत्यु के बाद सुचंद्र वर्मन जो थे छोटा था उस समय, तो इस वजह से हर्षवर्धन को राज्य संभालना पड़ा। सुचंद्र वर्मन कन्नौज का व मौखरी का अंतिम शासक माना जाता है और ये मुद्रा जो मिली है उससे पता चलता है। हर्ष न केवल एक विजेता थे, वह उच्च कोटि के कवि व विद्वान भी थे। हर्ष ने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 नाटक ग्रंथों की रचना की है। हर्ष रचित सर्वप्रथम नाटक प्रियदर्शिका था। इस नाटक में कुल 4 अंक हैं, जिसमें वत्सराज, उदयन और अंग के राजा की पुत्री प्रियदर्शिका का प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। दूसरा नाटक है रत्नावली। इस नाटक में 4 अंक हैं, जिसमें बासदत्त के पति राजा उदयन और दासी सागरिका यानी कि रत्नावली की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। तीसरा नाटक है जो नागानंद। ये नाटक वाकई में बहुत अच्छा है और इस नाटक की भाषा एवं शैली जो है जो पहले के 2 नाटक हैं उनसे श्रेष्ठ है। इस नाटक में कुल 5 अंक हैं। इसमें जीभूत वामन और मल्लवती
की प्रेम कथा इसमें दिखाई देती है। और जो 2 अंक हैं उनमें मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता दिखाई देती है, श्रेष्ठता नजर आती है। ये हर्ष द्वारा लिखा गया नागानंद नाटक है उसमें। वहीं कन्नौज की जब बात आती है तो त्रिकोणात्मक संघर्ष की बात भी की जाती है। तो प्राचीन काल से ही कन्नौज का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एवं धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व रहा है। 8वीं शताब्दी के मध्य में 3 प्रमुख राजशक्तियां थीं। गुर्जर प्रतिहार वंश, जो कि प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल, राजस्थान और अवंती के शासक वत्सराज की दृष्टि में कन्नौज, जो वत्सराज थे उनकी दृष्टि कन्नौज पर पड़ी। वहीं पाल वंश के शासक जो थे राजा धर्मपाल की नजर कन्नौज पर पड़ी। दोनों वंशों के शासकों ने कन्नौज पर आधिपत्य जमाने के लिए द्विमुखी युद्ध किया। उसी में राष्ट्रकूट भी कूद पड़ते हैं और इसी द्विमुखी युद्ध में दक्षिण के राष्ट्रकूट वंश का शासक ध्रुव भी कूद पड़ा। अब यह युद्ध द्विमुखी न होकर त्रिकोणात्मक हो गया और यह त्रिकोणात्मक युद्ध 8वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी के अंत तक चलता रहा। लगभग 202 शताब्दी, 200 वर्ष कह सकते हैं, के अंत तक व्यर्थ के कलह के कारण त्रिकोणात्मक संघर्ष ने देश की स्थिति को जर्जर कर दिया। ये संघर्ष व्यर्थ का ही संघर्ष रहा है। 200 वर्षों तक उत्तर भारत की जो स्थिति है वो जर्जर हुई। त्रिकोणात्मक संघर्ष गुर्जर प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के मध्य होता रहा। गुर्जर प्रतिहार नरेश महिपाल प्रथम की मृत्यु के पश्चात शक्तिशाली राजा के अभाव से इस वंश का पतन आरंभ हो गया था। अंततः गुर्जर प्रतिहारों ने ही इस पर विजय प्राप्त की थी और इसके बाद में जो शक्तिशाली राजा के पश्चात इसका पतन हो गया था महिपाल प्रथम के बाद में, और आपसी संघर्ष ने इस वंश की नींव को जर्जर कर दिया और इस वंश का अंतिम नरेश बना राज्यपाल। राज्यपाल जब था तो उसी समय 20 दिसंबर 1018 को कन्नौज पर महमूद गजनवी ने आक्रमण कर दिया, जिससे डरकर राज्यपाल जो था वो भाग गया। तो इस तरीके से कन्नौज के इतिहास के विषय में हम जानते हैं और जानने का प्रयास किया। इसका और भी खासा महत्व रहा है कन्नौज का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।